हेलो एवरीवन, सो आई एम अंकुर अग्रवाल, योर होस्ट फॉर टुडे। सो आज हम लोग फिर अपना न्यू पॉडकास्ट ऋषभ के साथ कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है में ऋषभ ने एक्चुअली एक बुक पब्लिश की है जो शायद जस्ट लॉन्च होने वाली है इन नेक्स्ट फ्यू डेज़। सो हम लोग उसके लिए जानते हैं ऋषभ से आपकी बुक के बारे में। ऋषभ। Okay, thank you, Ankur, for hosting me. So the third book is its title is My 50 Arranged Marriage. 50 Arranged Marriage, Dates. okay. Dates. So basically डेट जैसे सबको पता है कि डेट मतलब होता है कि आप किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो, तो बेसिकली एक लव एंगल है और यू आर गोइंग आउटसाइड एंड हैविंग फ्रेंडशिप एंड ट्राइंग टू बिकम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। बेसिकली डेट का कंसेप्ट ये है। तो अरेंज्ड मैरिज डेट्स की मीनिंग ये हो गई कि दो पार्टीज़ में जब हम लोग शादी के लिए मिलते हैं तो लड़का और लड़की मिलते शादी के हैं। पहले की जो डेट्स होती हैं बेसिकली फॉर द मैरिज। तो मतलब किताब का थीम ये है कि मैं 50 जो हीरो है इस बुक का, वो 50 लड़कियों से मिला था शादी के डेट्स के नाम पे, क्योंकि वो मतलब अपना पार्टनर फाइनल नहीं कर पा रहा था या लड़कियां फाइनल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये तो दोनों तरफ का डिसीजन है, गो हेड। तो वो 50 लोगों से मिल गया। तो काइंड ऑफ थीम इस डायरेक्शन में है कि ऐसे तो आपकी सर्च चलती रहेगी हमेशा लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। इट्स एप्लीकेबल बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एज वेल, कि दोनों अगर आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि इससे अच्छा मिल जाएगा या इससे ज़्यादा मुझे कुछ और चाहिए, आप अनरियलिस्टिक हो जाते हो, तो वो चीज़ फिर डिले होती जाएगी। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो हम रियल एग्जांपल्स देंगे, जो इवन मतलब मैं ऑफिस में भी देखता हूँ कि 40 की एज क्रॉस हो चुकी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 40 इज़ क्वाइट वेरी लेट फॉर मैरिज प्रोस्पेक्टिव। तो 40 की एज में लड़कियों भी मैंने ऑफिस में देखा है जो अनमैरिड हैं और लड़के भी देख रहे हैं। अगर आपकी बुक के बारे में जाने तो आपने एक लड़के का साइड से बोला है कि लड़की की साइड लड़के की साइड से आपने लड़के की साइड से कवर किया है कि जो उसकी शादी के पहले वो लड़की से मिलता है पहली बार, उसे शादी करने के लिए, जो कि एक तरीके से प्री मैरिटल डेट होती है बेसिकली, कि वो डेट वर्ड हमने यूज किया है। बेसिकली अरेंज मैरिज मीटिंग्स में दो फैमिलीज मिलती हैं, दो फैमिलीज मिलती है, जिसमें फर्स्ट मीट होता है विद द ब्राइड्स फैमिली, टू बी ब्राइड्स फैमिली और टू बी ब्राइड्स ब्राइड ऑल्सो। तो वो आपके स्टोरी में, आपकी बुक में वो 50 लड़कियों से मिला अपनी शादी तक फाइनल करने के लिए। तो वो 50 लड़कियों का लिए आपका एक्सपीरियंस क्या था? नहीं, ये तो फिक्शनल, इट्स अ फिक्शनल, राइट, इट्स अ फिक्शनल, इंस्पायर्ड बाय लॉट्स ऑफ रियल इवेंट्स है। तो आपने उस एक्सपीरियंस से जो इसमें मेन कैरेक्टर है जो हमने यूज़ किया है, तो बेसिकली वो मतलब इसमें ऐसे ही दिखाया गया कि शादी के लिए वो लोगों से मिलता था। तब उसने स्टार्टिंग में ऐसा सोचा नहीं था कि 50 हो जाएंगे, लेकिन ओवर द ईयर्स मतलब उसकी सर्च ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स चली। तो ओवर द ईयर्स वो मतलब उसने बाद में रियलाइज़ किया कि ऑलमोस्ट उसके 50 का भी नंबर क्रॉस हो गया, हाफ सेंचुरी हो गई। ओके, हाफ सेंचुरी उसने बना लिया लोगों से मिल के टू फाइनलाइज कि किससे उसे फाइनली शादी करनी। तो इसमें आपके स्टोरी में जो आपका लड़का के साइड है उसकी शादी हुई आफ्टर 50? उसकी हुई, उसमें स्टोरी में बुक में है वो शादी हुई। तो मतलब उसके पहले तक के वो अराउंड 50 किस्से जो उसने बताए हैं। हाँ, उसने एक मतलब एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कुछ लेसन्स शेयर किया कि हाउ तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आपने बताया है फ्रॉम द ग्रूम साइड। सो इसमें फ्रॉम द ब्राइड साइड ऑल्सो कोई कवरेज है कि उसके लिए एक नई बुक आप लिखोगे? वो तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करोगे। ओके, फैंटास्टिक। सो आप कुछ स्टोरीज आप बताना चाहें आउट ऑफ 50? आई थिंक वन और टू सिंपल एग्जांपल्स। they are inspired by lots of examples are inspired by real events। और मैंने जो कैप्चर किया उसमें मेरे कई फ्रेंड्स का भी हेल्प है जिन्होंने अपनी स्टोरीज शेयर की है मेरे साथ। तो वो भी कुछ इवेंट्स हैं। तो इसमें कुछ केसेस हैं जिसमें जैसे NRI फैमिली आती है इंडिया में, तो उस तरह का भी एग्जांपल है कि
व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस। एनआरआई फैमिलीज़ का जैसे फॉर एग्जांपल इनका क्या रहता है कि ये थोड़ा जल्दी, इनके पास टाइम कम होता है जब ये इंडिया आते हैं। एक मिनिमम टाइम में इनको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। मतलब ये मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पहले से बात हो गई है थोड़ी बहुत फ़ोन पे, तो अब आके उस दिन आप मिल लो, अगर आपको पसंद आ गया तो शायद हफ्ते 10 दिन में शादी तक पहुंचना है। ओके। इस तरह क्या उनका प्लानिंग रहती है, एक्सपेक्टेशन। वो है कि मतलब जैसे और ये ये आए रियल हैं तो केस है। 5 to 10 डेज में मतलब वो शादी या 15 दिन में, 15 दिन में वो शादी हो करा जाएगी के और हम फिक्स कर दें। साथ में आपको एक्चुअली ले जाएंगे। इंडिया में बॉयज़ मेरा भी एक्सपीरियंस के ऐसे ये ही केस है। तो खैर काफ़ी है कि लड़कियों को लेने आते हैं, शादी करके ले जाएंगे। मतलब हो सकता है पासपोर्ट वीज़ा में थोड़ा टाइम लग जाए, 2 महीने बाद जाएंगे, लेकिन मतलब लेकिन इंडिया लड़कियों तो ये के काफी फादर्स भी कॉमन आते है। हैं, लड़कियों के पेरेंट्स भी आ रहे हैं कि हम लड़का ले जाएंगे, ये भी रियल है। तो जो छठ मंगनी पट ब्याह वाला किस्सा हाँ वो सही है इसी वैसे टाइप से देखा है। जाए तो। मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगेगा क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन है, लाइफ लॉन्ग डिसीजन है, तो मे बी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है, लेकिन ऐसे होता है। ओके। तो वो भी है इस बुक में। ओके। हम्म। और ये बताइए कि इस बुक का मॉरल क्या है, और किन सेगमेंट के लोगों के लिए ये मस्ट हैव रीड मस्ट है, रीड है। मस्ट रीड है। ओके। आई थिंक रेंज इज़ क्वाइट वाइड, 25 से लेकर 40 तक तो एक है ही रेंज। फिर मुझे लगता है कि 50 से 65 वालों के लिए भी है, क्योंकि 50 से 65 के बच्चे होंगे जो इस एज में होंगे, 25 की एज में। ये उन सब के लिए अच्छी किताब है जिनके घर में किसी की शादी होने वाली है, ओके। क्योंकि ये दोनों साइड का एक एनालिसिस आपको देता है, भले ही बीइंग रिटन फ्रॉम द बॉयज पर्सपेक्टिव, बट इट गिव्स यू लॉट ऑफ इंसाइट्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि अगर आप लड़की के पेरेंट्स हैं या आप खुद एक लड़की हैं जो आप शादी के लिए देख रहे हैं, तो आपको बॉय का साइड मिलेगा कि तो बॉय आइडली कैसे लड़की सोच के रहा लिए भी काफी है। और अगर बॉय हो आप और या बॉय के पेरेंट्स हो, तो भी आपको इसमें वो डिसीजन मिलेगा कि क्यों लेट होती हैं शादियां बहुत। तो बेसिकली आप दूसरे की मिस्टेक से अपनी मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो। ओके। ओके। तो इवन आप फ्रॉम द गर्ल साइड आल्सो इट इज वेरी हेल्पफुल कि यस, वो क्योंकि खुद गर्ल देख को तो सकती है बॉय से कि शादी करनी है ना, वो खुद देख तो सकती है गर्ल के लिए भी कि तो उसका साइड रेलिवेंट क्या है। है और हाँ। उससे हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि गर्ल को भी ये बात समझना होगा कि सामने वाले की क्या साइकोलॉजी चल रही है। कई बार क्या हो रहा है, जो इसमें कुछ हमने चैप्टर्स कवर किए इस तरह के, कि एक इसमें ऐसा भी कुछ केस था कि वो जो मेन हीरो है इसमें बुक में, उसका एक फ्रेंड था। अब जो ये जो मेन हीरो, इसको भी प्रपोजल मिला लड़की का और उससे उसकी मीटिंग हुई। फिर वो थोड़ा लड़की थोड़ा बाद में डिले कर रही थी कुछ भी रिस्पॉन्स देने में। तो मीनवाइल ये अपने दोस्त से मिला और उसका फ्रेंड जो उससे 2-3 साल एज में बड़ा था, वो भी लड़की देख रहा था शादी के लिए। ओके। और उससे भी उस लड़की बात कर रही थी पैरेलल में, जबकि हमारा जो हीरो था वो पैरेलल में नहीं करता था इतना बातचीत, लेकिन वो लड़की कर रही थी। तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये भी आपको दिखाता है कि सोसाइटी में ये भी कॉमन है। तो आपको ये समझना होगा कि फिर क्या हो रहा है ना, कि लड़कियां भी कंफ्यूज रहती हैं, बेटर ऑप्शन बेटर ऑप्शन। अगर कोई लड़का ये सब करता है वो भी कंफ्यूज रहता है, बेटर ऑप्शन। और ये क्या नेटफ्लिक्स सिंड्रोम बन गया है कि टू मैनी ऑप्शन बट कोई कुछ भी नहीं करना है। राइट। और आपका जो ब्रेन है उसमें एक फॉग डेवलप हो रहा है। तो ब्रेन में फॉग जो मतलब ये साइंटिफिक टर्म है, फॉगिंग जब हो जाती है तो आपको बेसिकली आपकी डिसीजन पैरालिसिस हो रही है। आपको क्लैरिटी, आपकी जो स्टार्टिंग में आपने क्लैरिटी के साथ आप एंटर करते हो इस चीज़ में कि मुझे शादी करनी है जल्दी से, मुझे अपनी लाइफ में सेटल होना है। जब ओवर द पीरियड जब आप इतना कंफ्यूज रहने लगते हो ना, तो फॉग जो डेवलप होता है तो आपकी क्लैरिटी भी ख़त्म हो जाती है। ये बहुत एप्लीकेबल अगेन बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। वो बेसिकली इतना ज़्यादा, इसको ये भी कह सकते हैं क्या कि इतने ज़्यादा लोग से मिल लिए कि आप खुद डिसीजन ही नहीं कर पा रहे हो सही क्या है गलत क्या है। हाँ, फॉग हो गया आपको, ब्रेन फॉग हो गया बेसिकली। ब्रेन फॉग हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टार्टिंग में जब लड़की एक लड़के को ढूंढ रही है शादी के लिए, तो या एक लड़का एक लड़की को ढूंढ रहा है शादी के लिए, तो उसमें क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स लेके चलता है। स्टार्टिंग में ये सब बहुत होता है कि इतनी हाइट चाहिए मुझे कम से कम, या ये कॉम्प्लेक्शन चाहिए, या वर्किंग वर्सेस नॉन वर्किंग चाहिए, जैसे वर्किंग वाइफ चाहिए या नॉन वर्किंग लड़की चाहिए।
या फैमिली का भी कुछ हो सकता है, आपकी एजुकेटेड फैमिली चाहिए। फिर एक होता है लोकेशन, लोकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर जैसे मान लो आप जिस शहर में वर्किंग है और उसका होम टाउन है, तो होम टाउन की चाहिए कि जिस शहर में वर्किंग है ये चाहिए। ये तब तक रहता है जब तक आपके पास चॉइस है और जब तक आप स्टार्टिंग में हो। जब ब्रेन फॉग डेवलप हो जाता है 3-4 साल बाद, जब आप बहुत ही कंफ्यूज हो गए हो, तब तक तो आपको धीमे धीमे क्लैरिटी खत्म हो चुकी होती कि आपको चाहिए क्या। फर्स्ट फिर 10 तो और 20 और तक आजकल तो पैरामीटर। इंस्टाग्राम में रील्स बहुत आ रही है। मेरी बुक में तो ये बहुत डीप वे में पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन आजकल मैं कुछ रील्स देख रहा तो उसमें तो काफ़ी कॉमेडी रील्स आ रही हैं कि लड़का स्टार्ट कर रहा है कुछ इंस्टाग्राम में कि जब वो 26 साल का था तो उसके पापा से कह रहा था मुझे ऐसी लड़की चाहिए। फिर 28 साल का हुआ तो उसने थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा डाइल्यूट की। 26 साल में तो कह रहा था कि मुझे ऐश्वर्या राय चाहिए। फिर 28 साल में कहा नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत और चलेगी, कैटरीना कैफ चल जाएगी या कुछ और जो भी हो, मतलब कुछ भी चलेगी। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। फिर 30 तक का हुआ तो उसने कहा कि मुझे ये भी चलेगी। फिर 32, फिर 34, फिर 36, 38 पे कह रहा है लड़की है ना लड़की चल जाएगी, बाकी सब तो ठीक है। अच्छा, एक उसमें और उसने ऐड किया था कि 40 की है, हाँ पापा वो चल तो जाएगी, बस उसको उससे कौन ना मूछें हटवा दे मूछें वो रखती है, लड़की मूछें रख रही है लड़का हल्की हल्की, मतलब। तो ये चीज़ आपके साथ होती है रियल में एक्चुअली। ये जो इंस्टाग्राम रील्स हैं वो भी कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स ही एक्चुअली। तो आप बहुत चूज़ी हो जाते हो और आप अनरियलिस्टिक हो जाते हो, फिर आप टाइम बीत जाता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हर चीज़ की। आपने को जैसे भुट्टे बीइंग के खेत वाला एग्जांपल दिया था एक बार। हाँ हाँ, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं पहले बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करता हूँ कि मैनी टाइम्स वी डोंट रियलाइज दैट कि एक होता है ना, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग MBA स्ट्रैटेजीज की भी बात करते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होता है और एक होता है टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग। तो मतलब कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो लाइफ में टाइम से ही लेना चाहिए, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसमें भी ये चीज़ है कि आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। आप जब स्टार्ट किए 28 में, आप बहुत ही बॉडी आपकी डायनेमिक है, आप बहुत एनर्जेटिक हो, तो आप ये सोच रहे हो कि हमेशा रहेगा लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। जब आप 28 से आप 38 पे आ गए ना, तो बहुत चेंज आ जाते हैं बॉडी में। और गर्ल्स में तो और ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंजेस आते हैं। एक 28 या 26 की गर्ल वर्सेस 38 की गर्ल में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। और अगर हम प्रेगनेंसी और इस तरह के टॉपिक पे जाएं तो एक डॉक्टर्स से आपको बात करनी पड़ेगी। एक एज के बाद वो भी डिफ़िकल्टी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैरिज एक सीरियस टॉपिक है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्टार्टिंग में जो चॉइसेस होती हैं आपको उसी में सेटल डाउन होना चाहिए, जो आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, रादर देन कि आप कंटिन्यूस सर्च कर रहे हो, एक अच्छा प्रपोजल छोड़ देते हो जस्ट ये कह के कि इसमें ये चीज़ कम है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप छोड़ रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो आपको हर चीज़ परफेक्ट कैसे चाहिए। डिसाइड करना चाहिए कि किस लेवल में हमें छोड़ना है, किस लेवल में आगे देखना है, कौन सही है कौन गलत है? ये थोड़ा बहुत निजी प्रश्न है, किसी को क्या चीज़ क्लिक कर जाती है। देखो ये तो बहुत ही गॉड गिफ्ट है, ये तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर एक बार आपने ये माइंड में बना लिया ना, आपने आप को कन्विंस कर लिया, या आपके बड़ा कोई घर में बड़ा भाई या बड़ी बहन या आपके कोई भी घर में एल्डर्स हैं, तो वो अगर आपको ये बात समझा दिए ना कि देखो थोड़ा सा एडजस्ट करके जल्दी से डिसीजन लो, क्लोज करना है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यही हम डिस्कशन 2 साल बाद भी कर रहे हैं, 4 साल बाद भी यही डिस्कशन चल रहा है। लेकिन तब जाके अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई ना कि लेना है, जैसे पहले होता था, पहले लड़कियों को भी काफ़ी घर वाले कहते थे कि भैया अब शादी की एज हो गई है, लड़कों से भी कहा जाता है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा इस पॉइंट में कि जो मैंने सुना है, ऑब्जर्व किया है कि अगर आप जल्दी डिसीजन ले रहे हो तो इतने डिवोर्स केसेस और चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने एक दूसरे को जल्दबाजी में डिसीजन लेना भी गलत है।
हाँ, ये तो बात ये भी सही है। कैसे डिसाइड करोगे कौन सी चीज़ जल्दबाजी अच्छा, हाँ, नहीं ये है बात है कि और इसको कौन सी चीज़ दूसरे जल्दबाजी कॉन्टेक्स्ट से है? देखो तो ये बात भी आ वो रही है। मतलब मैं मेरी बात से हो सकता है ये लगे कि जल्दी करो डिसीजन, आपके आपका क्योंकि जो ये तो हीरो 50 है, अरेंज मैरिज हाँ, डेट्स हो गई ना। 50 बार वो हाँ। उसने मिल लिया तब जाके डिसाइड किया। राइट 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 राइट। कोई अगर कई किसी मेरे एक ने फ्रेंड्स पहली ऐसे बार भी में हैं कि डिसाइड कर लिया। इनफैक्ट मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं, क्योंकि मैं तो हम लोग आपस में शेयर करते हैं तभी ये बुक भी हमने लिखा है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे जिन्होंने एक्चुअली फर्स्ट डेट पे ही उनको मतलब फर्स्ट मीटिंग फैमिली की हुई और उन्होंने तो अपनी तरफ से हाँ कर दिया। क्योंकि कुछ लोग इसमें क्या है ना, दो टाइप की पर्सनैलिटीज़ हैं। कुछ लोग बहुत टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में और कुछ लोग इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं कि बस अब लेना ही है। लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि भाई अब मैं पागल हो गई हूँ, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे मतलब अभी मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, तो मुझे अच्छा लड़का मिल रहा है तो भी ठीक है, और अगर अच्छे लड़के की जगह बदमाश लड़का मिल रहा है लेकिन वो शक्ल से अपनी भोली सूरत बना के आ रहा है कि मतलब सब कुछ लोन ले रखा है उसने ऊपर अपने ऊपर ढेर सारा, लेकिन दिखा रहा है कि मैं तो बहुत अच्छी जॉब में हूँ, जैसे फ्रॉड, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉड। और ये सेम मतलब अप्लाइज फॉर बोथ जेंडर्स, तो बोथ पार्टीज़, हो सकता है लड़की भी फ्रॉड कर रही हो, तो उस तरह की चीज़ें भी होती हैं। इंस्टेंट डिसीजन में ये बहुत होता है। नहीं तो तो इसमें दोनों चीज़ें, मतलब हर चीज़ का नुकसान भी है, मतलब अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है। आपका जो हीरो है उसमें आफ्टर 50th डेट मतलब जब फाइनल हुआ मतलब वो ऐसा कोई तो वो काउंट क्या, तो नहीं कर रहा था नहीं कि तो उसकी वो, एग्जैक्ट 50 के बाद शादी। नहीं, हाँ। एक एग्जांपल मतलब जो जब उसकी लास्ट डेट जो उसकी फाइनल हुई हम्म। उसके बाद क्या वो सेटिस्फाइड है? उसके बाद उसका वो तो हम अब एक कोशिश करेंगे कि हम एक और बुक लिखेंगे इस टॉपिक पे, जिसमें मैं शायद ऐसा एक थीम है कि हम डाइवोर्स के भी बहुत से टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके। मतलब मुझे लगता है वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर नहीं, मुझे कुछ मैंने लोग इसलिए मुझसे पूछा, शेयर करेंगे अपने डिवोर्स हाँ, एक्सपीरियंस, मैंने इसलिए तो पूछा शायद ये वो बुक हो पाएगी क्वेश्चन कंप्लीट। क्योंकि अगर कोई इंसान, मतलब अब मैं हीरो को मान लेता हूँ, मे भी कोई एक नाम ले लेता वैसे हूँ, आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन मतलब ये है कि वो दोनों मतलब हैप्पीली मैरिड ही वाले हैप्पीली कैटेगरी में मैरिड आते है। हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन इसके लिए इसलिए तो इम्पोर्टेंट था क्योंकि अगर कोई इंसान 50 लड़की से मिलने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने डिसीजन नहीं ले पाया, तो क्या 50वीं के बाद जब वो डिसीजन नहीं, लिया तो 50 के बाद मिलने का वो तो मतलब ये हो गया ना कि आप ये बात समझो कि फिर ये नहीं हुआ कि 50 के बाद वो उसने मतलब आप जैसे कोहिनूर हीरा ढूंढ रहे हो आप, वैसा नहीं है कि 50 तक ढूंढते ढूंढते मिल गया कोहिनूर हीरा तब वही शादी आपने के जो शादी बोला कि किया। मूछें नहीं थी पर उसके बाद मूछें तो हैं, तो आप एडजस्ट ही करोगे ना कहीं तो आप फिर रियलिस्टिक हो गए। तो उसमें इस तरह से है कि वो रियलिस्टिक मतलब ये हो गया कि कुछ में भी सेटल मतलब किया, आपने मतलब पहले तो सबसे पहले आपने अपने आप को रियल फ्रेम में लाया। जब खुद की वैल्यू घटी तब जाके हाँ, इस जो तरह मिल से रहा है आप वो ले लिया। नहीं, ये तो ये कहना फिर गलत थोड़ा है। सा ये भी अजीब सा हो जाएगा। एग्जैक्टली इस तरह से नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज अगर ये बात समझ गई कि हमें शादी करना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, तो दोनों पार्टीज में एक जन ने पहले डिसीजन लिया कि भाई हम, हो सकता है सामने वाले की 50 थोड़े है, एक लड़के की है, हो सकता है लड़की की 58 डेट लड़की नहीं की है, हो सकता है पहली, हो सकता है हो सकता है 20वीं, पहली हो सकता है 5वीं हो सकता है 100, तो हाँ 100 भी हो सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हर जगह है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये कि जब आप 50 में आ जाते हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप रियलिस्टिक की तरफ बढ़ जाते हो कि अगर करना है तो, क्योंकि अब तो इसमें टाइम क्या, बहुत बढ़ रहा है। इसमें ये कहना सही होगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो डिसीजन लेना चाहिए वो लड़के को खुद लेना चाहिए, कि उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसमें, हाँ कि उसमें फैमिली, लीडर कौन, शादी तो लीड इंडिया में लीड हमेशा किसको से लेना चाहिए? फैमिली का लड़के को लेना चाहिए कि उसके पेरेंट्स को नहीं लेना नहीं, चाहिए इसमें कि क्या है, कोई? इंडिया में जो अरेंज मैरिज कंसेप्ट है उसमें फैमिलीज बहुत इन्वॉल्व होती हैं सीरियस लेवल पे। और एक्चुअली फैमिलीज जहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे शादियों का जो वो होता है कन्वर्जन रेशियो वो हाई होता है। यहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं, जैसे लड़का अकेले लड़की ढूंढ रहा है या कोई लड़की अकेले ढूंढ रही है लड़का, उसमें तो कन्वर्जन बहुत पुअर है। आपको कोई स्टैटिस्टिक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो अपने जिन लोगों से कंसल्ट करके ये बुक लिखी थी तो उसमें उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि जब कोई लड़का अकेले लड़की ढूंढ रहा होता है तो भी ट्रस्ट फैक्टर नहीं डेवलप होता है, लड़की अकेले ढूंढ रही होती तो भी ट्रस्ट फैक्टर नहीं डेवलप होता है।
तो ये तो बहुत कॉमन है। फैमिलीज जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ पे कन्वर्जन हाई है, क्योंकि Okay. उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, वो उस चीज़ को कैटेलाइज करते हैं तो डिसीजन आपका मेकिंग को। कहने का मतलब ये 50 मतलब लड़के को खुद डिसीजन लेने में ना जाके आइडली पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स का के इन्वॉल्वमेंट व्यू रहेगा के तो शादी की चांसेस बहुत ज़्यादा है अरेंज मैरिज में। और लव मैरिज में तो ठीक है, लड़का लड़की आपस में कहीं पे मिल गए, ऑफिस में या कोचिंग सेंटर में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं शादी कर कोई सकते भी हैं, कॉलेज हो सकता है, डिसीजन ले इंजीनियरिंग सकते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग का एमबीए कोई कॉलेज है। है, मेडिकल कॉलेज है, वो तो कोई भी हो सकता हाँ है, कॉलेज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आई मीन टू से। ओके। अच्छा, और इसमें अब दूसरी चीज़, लड़के की पहली चीज़ फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो कि नहीं, जिनका मैं बता रहा डिसीजन हूँ में तो कैटेलाइज एटलीस्ट करेगा, वो भी डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप में हो। अगर आप सच में 37 38 की एज में शादी का देख रहे हो, तब तो पेरेंट्स इतना नहीं इन्वॉल्व हो पाएंगे, वो काफ़ी ओल्ड एज में जा चुके हैं। तब तो शायद आपको लीड लेना पड़ेगा, बीइंग ए बॉय और बीइंग ए गर्ल। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं होते कि आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सको। हाँ, ऐसा तो कह सकते हैं। मे बी आपकी एजुकेशन अच्छी होती है या डिफरेंट होती है, या आप नहीं, डिफरेंट कल्चर में एजुकेशन जा आपकी रहे अच्छी होते है, हो। इसका ये मतलब थोड़े कि नहीं पेरेंट्स अगर कम एजुकेटेड हैं तो आप इन्वॉल्व नहीं करोगे। नहीं, आप मतलब हाँ, कुछ हाँ, और रीजंस हो सकते हैं। दोनों में दे आर लिविंग इन ए कल्चरल विलेज, डिफरेंस है, विलेज में है और कोई, या मे डिस्टेंस भी हो सकता बी है, डिस्टेंस, वो दूसरी और जगह में रह रहे हैं उस या दे समय। आर टू मच इंट्रोवर्ट, ऐसे भी केसेस हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, कई बार ओल्ड एज के होते सो हैं, इसमें क्या प्रोफेशनल हियरिंग प्रॉब्लम एजेंसीज भी होती है कई कई पेरेंट्स को। ऐसी होती है क्या, जिस ऐसी कोई प्रोफेशनल एजेंसीज होती है क्या जो एज अ मीडिएटर हाँ, ओन ये करे? दैट्स अ और गुड पॉइंट है। इसमें मैंने अपनी बुक में स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि यू शुड टेक सम काइंड ऑफ एग्जेक्टिव स्पॉन्सर। मतलब बेसिकली एग्जेक्टिव स्पॉन्सर हम उसको बोलते हैं जो आपकी इस डील को मतलब कन्वर्ट कराए, कन्वर्जन टू द पॉजिटिव साइड। तो उसमें आपको पहले के ज़माने में कई बार दो फैमिलीज़ के बीच में एक कोई एल्डर होता था जो दोनों फैमिलीज़ को जानता है। ओके। हाँ, और वो सोसाइटी का एक सम्मानजनक व्यक्ति होता है, मतलब अच्छी उसकी पोजीशन होती है सोसाइटी में, तो उसकी बात काफ़ी लोग मानते हैं। तो उसका काम ये रहता है कि दोनों पार्टीज़ को वो पकड़ के रखता है कि आप लूज़ ना हो जाओ, क्योंकि कई बार ये क्या है, ये सिर्फ बिग निगोशिएशन, मेरी एक बुक इसके बाद निगोशिएशन पे भी चल रही है। ओके। तो निगोशिएशंस में हम लोग, ये निगोशिएशन स्ट्रैटेजीज का वन ऑफ द मेन टॉपिक होता है। तो दो पार्टीज़ के बीच में तभी एक अग्रीमेंट हो पाएगा जब जोपा होता है, जोन ऑफ पॉसिबल अग्रीमेंट। ओके। क्योंकि दो पार्टीज, दो सर्किल हैं और दोनों अलग अलग सर्किल हैं। अगर ये दो सर्किल आपस में मिले, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरसेक्शन हुआ, तो ये जो बीच का एरिया ओवरलैपिंग, ये आपका दोनों के समान विचार हैं, बीच के मतलब एरिया जहाँ पे दोनों के थॉट्स मैच करते हैं। तो जब दोनों के थॉट्स मैच करते हैं, दोनों को एक दूसरे में बेनिफिट दिखता है, तो डील क्लोज होती है। तो दो फैमिलीज़ हैं, एक ने कहा कि मैं थोड़ा आपके लड़के का एक बिज़नेस सेट करा दूंगा, मान लो जस्ट एग्जांपल है। तो दूसरे ने कहा कि ठीक है, मतलब हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फादर हो बॉय का, और वो कह रहा है कि हम ऐसी बहू चाहते हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हो, तो वो हमारा बिजनेस भी संभाल ले थोड़ा सा। तो मतलब दोनों, अगर उनको ये करना है, मतलब सामने वाले को भी इंटरेस्ट है कि मैं इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाऊँ, तो ये अलाइंस हो गए विचार, ठीक है। तो ये जोपा हो गया। तो जोपा जब होता है तो नॉर्मली क्या, दो फैमिली जब अरेंज मैरिज में मिलती हैं, तो ये बहुत कॉमन है कि बहुत ही छोटी छोटी बात में ना ईगो क्लैश हो सकता है, बहुत बड़े लेवल का क्लैश, तुरंत ब्रेक हो सकती है। जो आपकी अरेंज मैरिज का जो तय हो गई, जिसमें आपने एक्सचेंज कर दिया, सगाई जिसे कहते हैं या रोका बोलते हैं कई जगह, तो वो हो गई। और उसके बाद किसी ने, आपकी बहन ने या उसके भाई ने या किसी ने किसी से कुछ ऐसा बोल दिया फ़ोन पे कि भैया मतलब हो गया, मतलब पानी डाल दिया, जो चीज़ स्टार्ट हो रही थी। एक थॉट आपकी पॉइंट से एक चीज़ रियलाइज, एक लेसन्स लर्न में अगर मुझे बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ एक्चुअली होना चाहिए, तो उसमें क्या ये भी है कि जब रोका, या दो चीज़ों के शादी में जनरली दो फेजेस होते हैं। एक तो एक्चुअल शादी हुई, एक शादी के पहले एक अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, लेटर ऑफ इंटेंट, और जब शादी का रोका होता है बेसिकली, है, सगाई तो है। सगाई हुई, तो अब वो रोका और उसके बीच में कोई मिनिमम पीरियड होना चाहिए।
हाँ, एडवाइजेबल तो यही है। आप देखो ना कितना सिमिलर है, हम लोग थोड़ा कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में बात करते ही हैं, थोड़ा मतलब सीनियर लेवल की चीज़ों में, तो जिसमें ज़्यादा जो पढ़े लिखे कैटेगरी है, जो बड़ी कंपनीज हैं, तो जो डील मेकिंग होती है, तो उसमें भी ये होता है कि जब हम किसी कंपनी से कुछ सामान खरीद रहे हैं बड़ा, मान लो 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, तो हम पहले लेटर ऑफ इंटेंट इशू करते हैं और उसके बाद हम परचेज ऑर्डर इशू करते हैं। तो दोनों के बीच में गैप होता है, LOI और PO के बीच में। एक्चुअली तो उसका रीज़न ही यही है कि मतलब हम पहले चीज़ों को एक सॉफ्ट वे में हम डील बना लेते हैं, उसके बाद सील डालते हैं। जो इन दोनों के बीच में 1-2 महीने का, 3 महीने का गैप होता है, कई जगह 6 महीने का होता है, तो एक कुछ जगह 1-1 साल का भी होता है। हाँ, लेकिन वो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कूलिंग पीरियड करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन उस तरह सेंस में नहीं बोला जाता इसे। ये क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा डिसीजन है 2 लोगों की ज़िंदगी का, तो इसको उस तरह से देखा जाता है कि जब इतना बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो जब इतने स्टेक्स हाई होते हैं तो जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं, देखो 2 टाइप की पार्टीज़ है। एक पार्टीज़ है सिंपल, अब कोई बहुत बड़े लोग भी होते हैं जो, या अपनी लाइफ, और हर एक की आदमी की लाइफ तो वैसे ही बड़ी है, तो जो बड़ी पार्टी है या आपकी लाइफ बड़ी है, तो आप एक ऐसे डिसीजन में एंटर कर रहे हो जो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट करेगा। तो इसमें इट मेक सेंस कि आप थोड़ा सा बीच में एक ऐसा पीरियड रखो जिसमें दोनों जन एक दूसरे को जाने अच्छे से। तो रोका और सगाई में ये कंसेप्ट माना जाता है कि इसमें लड़कियां उसके बाद ओपन अप होती हैं, उससे पहले इतना ओपन अप नहीं। मैंने ये भी देखा है बहुत जगह कि वो रोका के बाद इतना प्रेशर आ जाता है दोनों की फैमिली की तरफ से, एक तो कि वो नेगेटिव में वो रेयरली होता है, 99% ये होता है कि अब रोका हो गया तो अब शादी हो ही जाती है। 99% तो नहीं है ये फिगर, मतलब एक रोका तो बहुत टूटते हैं, और इसमें कोई भी दोनों में से एक पार्टी इस तरह की होती है जो मतलब इस पीरियड में इन्वेस्टिगेशन कर रही है काइंड ऑफ, या वो कन्विंस नहीं हुए किसी वजह से, या मान लो लड़की लड़के आपस में बात करते हैं, लड़की को लगा लड़का एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, या इस तरह के कई फैक्टर्स आ सकते हैं कि लड़के ने पैकेज बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताया था। ऐसे केसेस में रोका टूट सकता है जब एक रेड फ्लैग दिखा, ठीक है। लेकिन इसका देखो दोनों साइड है, और तोड़ना चाहिए ऐसे केसेस में। तोड़ना तो तब चाहिए जब आपको कोई फ्रॉड दिख रहा है, तो दिखे या कुछ दिखे तो एक्शन लेना चाहिए। अच्छा यार, देखो वही चीज़ है कि आप रेड फ्लैग है, लेकिन मैंने कहा ना एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर भी है, आप कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि ही इज़ द मीडिएटर, काउंसलर, एक्सपीरियंस है ना उसके पास, तो वो उस रेड फ्लैग को समझ सकेगा कि ये ईगो है कि रेड फ्लैग है। मेरे को लगता है इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है कि ये जो ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। आई थिंक मैंने सुना है कि आजकल मैरिड मार्केट में कंसल्टेंट्स आ रहे हैं काफ़ी इस तरह के, मैरिटल कंसल्टेंट, अच्छी फीस लेते हैं, बिकॉज दे हैव गुड एक्सपीरियंस एंड इट्स एडवाइजेबल। और इससे एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि बहुत लोग का बॉय साइड एंड गर्ल साइड दोनों साइड में क्या है, वो एप्टीट्यूड नहीं होता है कि क्या होना चाहिए आइडली, इस वजह से एक बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में वो जा रहे रहेगा ना, जो थोड़ा ऊपर है। नहीं, एक तो एक्सपीरियंस आदमी आएगा पर्सन जो कि एट द टाइम ऑफ मैरिज दिस डिसीजन, ठीक है, और एक होता है जो कि ग्रेजुअली मतलब एट द टाइम ऑफ देयर लर्निंग, मतलब एजुकेशन कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद 6 मंथ का या 3 मंथ्स का एक कोर्स होना चाहिए जिसमें दोनों को अटेंड करना मैंडेटरी है। आजकल आ रहे हैं इस तरह के बिहेवियरल कोर्स, आजकल इस तरह के कोर्सेज भी आ गए हैं कि जो चीज़ को एक्चुअली रिजॉल्व करने के लिए कोशिश पहले से एक सेट माइंडसेट जो है वो करके, मे बी आई डोंट नो, मतलब एक इल्यूशनरी एक चार्ट बना सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को खुद को पर्सनैलिटी पता ही नहीं होता और वो एक गलत एग्रीमेंट में चले जाते हैं जिसकी वजह से डिवोर्स रेट और सारी चीज़ होती है। अब वो चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए उनकी पर्सनैलिटी ही कोई अगर एक्सप्लोर करके उनको एक और सिंप्लीफाई करके कैटेगराइज पेरेंट्स करते हैं ना सिर्फ पर्सनैलिटी एनालिसिस। कई पेरेंट्स में आप देखो घरों में पहले तो होता था, आजकल देखो जैसे जैसे दुनिया एडवांस हुई है तो लोगों ने फ्रीडम के नाम पे मतलब सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। पहले तो ये होता था कि अच्छा ये लड़की बहुत सीधी है, इसको ऐसा लड़का मिलना चाहिए, या ये लड़का बहुत सीधा है तो इसको ऐसी लड़की से शादी कराओ जो बाहर की दुनिया से वेल टू डू हो, मतलब बाहर की दुनिया में डायनेमिक हो ऐसे। और ये एक्चुअली ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैंने एक बार लिखा भी था कहीं पे, ये मतलब ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, मतलब आज से
2000 साल पहले रोमन एम्पायर में भी जब चैरियट डिज़ाइन होता था घोड़े का, तो चैरियट में 4 घोड़े लगाए जाते थे, ठीक है। तो उसमें क्या कंसेप्ट होता था कि 2 घोड़ा बीच में जो लगाया जाएगा वो होगा जो स्लो होता है थोड़ा, ओके। लेकिन वो बहुत उसका एंड्योरेंस हाई होता है, मतलब उसको आप 3-4 घंटे तक लगातार भगा सकते हो। जो किनारे के 2 घोड़े होते हैं उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन वो लंबा नहीं भाग पाते, वो बहुत ही जल्दी इधर उधर होने लगते हैं, वो मतलब वाइल्ड होते हैं। लेकिन चैरियट में अगर ये चारों वाइल्ड घोड़े लगा दिए आपने, तो ये एक घोड़ा इधर भागेगा, एक घोड़ा इधर भागेगा डोरी में और चैरियट को पलटा देगा, ठीक है, रथ हिंदी में। चारों घोड़े आपने वो वाले लगा दिए स्लो वाले, तो रथ इतना धीमे चलेगा कि आप वॉर में ऐसे ही हार जाओगे, मतलब अगर आप वॉर में जा रहे हो, ठीक है। तो वो होता था, तो बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी का जो डिसीजन चूज़ किया जाता है लड़का लड़की का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों की जो आपस में एनर्जी हो ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हो, कॉम्प्लीमेंट। और ये पर्सनैलिटी एनालिसिस होती है। ये पहले बड़े लोग कर लेते थे, बड़े बूढ़े, लेकिन अगर ये तो, क्योंकि ये बात सही है कि 25 का लड़का या 30 का लड़का, या इनफैक्ट मुझे लगता है 30 से ज़्यादा का भी लड़का या लड़की, इनको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता ही नहीं है। मेरे को सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम है। हाँ, सेल्फ क्योंकि अवेयरनेस आजकल कितना कॉमन है, आजकल लोग 35 में तो ये कहते हैं मैं गलत करियर में आ गया। पर्सनैलिटी सेशंस होना चाहिए, हाँ, और वो एज अ पढ़ाई मैंडेटरी नहीं तो प्रेफरेबली हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा, बहुत ही सिंगल डायरेक्शनल है कि बस मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाया जा रहा है, कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है। मे बी इसको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर पे तो बात ही नहीं जैसे होता था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करके एमबीए में कोर्स होता था, वैसे ही ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, ये सब बुक्स में होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। मैंने स्ट्रैटेजी की क्लास अटेंड की थी एक बार यूएस में, तो उसमें तो था कि उसमें 3 टाइप की पर्सनैलिटी को फ्रेम करते थे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो उसमें रेड वो था जो एग्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, और ब्लू था जो सबको लेके चलता है, बैलेंस होता है, और ग्रीन जो सीधा होता है। तो उसका एक इंटरसेक्शन में बीच में येलो भी था, उन्होंने डाला था। तो इस तरह से उसमें चक्कर क्या है, उसमें जो बेसिकली मीनिंग यही है, और ये उन लोग कॉर्पोरेट में यूज़ कर रहे हैं इस कंसेप्ट को। उसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस होते हैं टॉप पोजीशन पे हायरिंग के। तो मतलब अब जो एग्रेसिव है ना, वो उसमें अच्छा होता है, सेल्स। हाँ, ठीक है, वो ये हाँ। लेकिन जो पेशेंट है, ही इज़ गुड फॉर प्रोक्योरमेंट और फॉर सम अदर डोमेन्स ऑल्सो। रिसर्च है, रिसर्च डोमेन है। तो हर एक का एक अलग पर्सनैलिटी चाहिए होती है। डिपार्टमेंट्स भी ऐसे, लेकिन इंडिया में और इनफैक्ट कई जगह मतलब आजकल लोगों को इतना शायद अवेयरनेस है ही नहीं सब टॉपिक का। और शादी आदि भी इसी तरह हो जाती है, फिर सही हुई, गलत हुई, फिर क्या हुआ, डिवोर्स हुआ, नहीं हुआ, ये सब चीज़ें हैं। या तो कई लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके भी शादी चलाते हैं। ये सब भी है। स्टेक्स हाई है ना, डिवोर्स के भी स्टेक्स हाई हैं, मतलब यू हैव टू गिव लॉट्स ऑफ मनी। मतलब वो ही है कि डिवोर्स के रेट्स हाई हैं, परसेंटेज इस समय जिस तरीके से ग्रो हो रहा है कि पहले तो डिवोर्स स्टिग्मा होता था इंडिया में, आज से 15-20 साल पहले। वो चीज़ के लिए इट्स हाई टाइम कि एक दिस अपॉर्चुनिटी, और इस चीज़ में थोड़ा सोचना चाहिए और लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए आपकी बुक में। हम लोग वेट करते हैं आपकी बुक लॉन्च होने का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक्स ऋषभ। ओके, थैंक्स।